प्रोफेसर डॉक्टर तनुज नेगी भैया, आपका ज्ञानबाजी शो में बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू कुमार। अभी प्रोफेसर और डॉक्टर दोनों ही नहीं बने हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। पहुँचने के कगार में जस्ट हर्डल क्रॉस होने वाला ही है, अब छलांग लगा चुके हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू कुमार। तो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और आपके बारे में थोड़ा दर्शकों को पहले बताइए। कुमार, मेरी जो फैमिली है वो टीचर्स की है। मेरे हुँ, फादर भी स्कूल टीचर रहे हैं, मेरी मदर भी स्कूल टीचर रही हैं। हुँ, हुँ, और वो मेरी वाइफ हैं, हालांकि वो टीचर नहीं है, मगर मेरे जो मैटरनल साइड पे मामा जी की हुँ, साइड पर और पिताजी की साइड पर चाचा लोग, उनमें से काफ़ी लोग टीचर रहे हैं। ओके। तो इस तरह का मेरा फैमिली बैकग्राउंड है। हुँ, और आई एम मैरिड। हुँ, हुँ। मेरी एक बेटी भी है। अब अपना एजुकेशन के बारे में बताइए, कहाँ से आप ग्रेजुएट हुए और ये सब के बारे में? मेरी स्कूलिंग तो केंद्रीय विद्यालय से है। हुँ, मतलब कई सारे स्कूल्स में था, क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब में थे मेरे पिताजी। हुँ, हुँ, और जो मेरा ग्रेजुएशन है वो देहरादून में एक प्राइवेट कॉलेज है, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी कहते हैं अब उसे। हुँ, हमारे समय में, उस समय वो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हुआ करता था सिर्फ। ओके। तो वहाँ से हमने बीटेक किया है हुँ, 2001 से 2005 तक। आपका डिपार्टमेंट कौन-सा था? कंप्यूटर साइंस। ओके, और 2008 से 2010 तक हमने एमबीए किया ह्यूमन रिसोर्स में। ये ओके, हमने किया एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा से। ओके। और पीएचडी करने के लिए हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के हुँ, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ में आए हुँ। 2016 में। ओके। सो आप। आपने सीएसई डिपार्टमेंट में ग्रेजुएशन किया, हम्म, एमबीए किया 2 साल, फिर आईआईसी से पीएचडी किया, हाँ 6 हाँ साल आप जॉब भी कर चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है और जो अपने प्रोफ़ेशन चेंज करते हैं या फिर जो कन्फ्यूज़ रहते हैं अपने लाइफ़ में क्या करें एकेडमिक लाइफ़ में या फिर जॉब के लिए, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम सब चीज़ डिस्कस करेंगे आपको आप पूरे जर्नी को। बचपन में सोचा था कि बड़ा कुछ करूंगा, पापा के मिडिल क्लास सोच से लड़ूंगा। दुनिया वालों ने मुझे इतना डराया, हुए देखो आज 4 साल कॉलेज में सड़ूंगा। क्यों तो स्टार्ट करते हैं आपके ग्रेजुएशन से। तो आपने सीएसई डिपार्टमेंट ही क्यों चूज़ किया? क्या पहले से ही आपको कंप्यूटर से लगाव था? क्या चीज़ था? इसके बारे में बताइए। दरअसल सही बात कहूँ तो मेरी इच्छा ये थी कि मैं एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनूं। ओके। और अगर आप उस समय के बारे में सोचेंगे तो, या पढ़ेंगे, तो आप ये जानेंगे कि 2000-2001 के आसपास हुँ, भारत के किसी भी राज्य में इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं होती थी। ट्रू। और कंपटीशन मेरे ख्याल से आज ज़्यादा फियर्स है, बट उस हुँ, समय भी कंपटीशन कम नहीं था। हुँ, हुँ, सीट्स कम थी, हर किसी की इच्छा थी और एक हुँ, बड़ा अच्छा करियर माना जाता था। हुँ, तो उस समय जैसी मेरी जानकारी थी, इंटरनेट तो था नहीं उस समय। हुँ, हुँ, तो जैसी जानकारी थी, मुझे ये समझ में आया कि देश के सिर्फ कुछ ही स्कूल्स, कुछ ही इंजीनियरिंग कॉलेजेस हुँ, में हुँ, एरोस्पेस इंजीनियरिंग था अवेलेबल। ओके। और जितनी मुझे जानकारी हुई वो सिर्फ आईआईटीज़ में था। हुँ, और ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट बनने का आइडिया इसलिए था क्योंकि मैं इसरो में जॉब करना चाहता था। ओके। बचपन से वही ओरिएंटेशन था। हुँ, हुँ, तो इसलिए मैंने इंजीनियरिंग चूज़ किया हुँ, बजाय साइंस के। हुँ, हुँ, और तो जो मेरा इसरो की तरफ इंक्लिनेशन था या डायरेक्शन था, इच्छा हुँ, जो थी, उसी के आधार पे मैंने कुछ अपने लिए स्क्रीनिंग जैसी कर रखी थी कि ओके। पहले ये, फिर दूसरा, फिर तीसरा। तो सबसे टॉप में उसमें एरोस्पेस था, दूसरा मैकेनिकल था। हुँ, इस तरीके से मैंने लिस्ट बनाई हुई थी। हुँ, हुँ, तो कंप्यूटर साइंस उसमें थोड़ा सा नीचे आता था। ओके। फिर जब फाइनली सिलेक्शन हुआ इंजीनियरिंग में, उस हुँ, समय यूपी सीट करके एक टेस्ट हुआ करता था। ओके। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तब तक सेपरेट नहीं हुए थे, सेपरेट हो रहे थे, वैसा हुँ, कुछ हुँ, चल रहा था। 2001 में हालांकि हो गए। हुँ, तो 2001 2001 में हुए, ऐसा मुझे हुँ, अच्छे से याद नहीं है, आई एम सॉरी। हाँ, तो वही टाइम था। तो एंट्रेंस हुआ, क्लियर हुआ। जब हम काउंसलिंग के लिए गए तो सीट्स बहुत कम थी, करीब हुँ, मेरे ख्याल से हुँ, करीबन 1200 सीट थी पूरे प्रदेश में। ओके। उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। हुँ, और हिस्ट्री को देख के ऐसा लगता था कि अगर अभी हम छोड़ देंगे हुँ, तो शायद अगले साल सीट ना मिले। ओके। ऐसी जानकारी नहीं थी कि आगे के सालों में चलकर प्राइवेट कॉलेजेस या इंस्टीट्यूशंस बढ़ने वाले हैं। हुँ, हुँ, तो तब हमें सबसे अच्छी ब्रांच जो ऑफ़र हुई, जो कि मेरी लिस्ट में भी थी कि मैं इसरो की तरफ काम करने जा सकता हूँ, वो हुँ, कंप्यूटर साइंस थी। ओके, तो हमने वो चूज़ कर ली। ओके। और कंप्यूटर साइंस में एक लेटेंट इंटरेस्ट आप कह सकते हैं, वो था। हुँ, मैंने 10th स्टैंडर्ड में भी एक छोटा कंप्यूटर कोर्स किया था, जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुए उसके बीच में जो छुट्टियाँ थी, ओके। किया था। तो मुझे अच्छा लगा था, ऐसा नहीं हुँ, था कि आई वाज़ एवर्स टू इट। हुँ, हुँ, तो इस तरीके से हमारी बीटेक की ब्रांच चूज़ हुई थी। हुँ।
सो आपका सीजीपीए कितना था? कुमार, उस समय सीजीपीए का सिस्टम तो हमें पता नहीं था, ना ही होता था। हुँ। तो परसेंटेज थी, तो हमारी जो यूनिवर्सिटी थी उसका नाम था हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, एचएनबी ओके, गढ़वाल यूनिवर्सिटी। ओके। आज भी अब तो वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन गई है। तो हुँ, उसमें हमारी जो ओवरऑल परसेंटेज आई वो थी 67.3 थी, ओके। 8 सेमेस्टर्स की। हुँ। तो 2005 में आपने आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। सो उसके बाद फिर कैसे आपको जॉब मिला? उसके लिए क्या किए आप? इसके बारे में बताइए। तो जो हमारा कॉलेज था, हमारा इंस्टीट्यूशन था ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हुँ, उसका पहला बैच था हमारा इंजीनियरिंग का। ओके, हालांकि उसमें एमसीए और दूसरे कोर्सेज पहले से थे, ओके। लेकिन बीटेक का हमारा पहला ही बैच था। हुँ, हुँ, तो कोई सीनियर भी नहीं थे और कैंपस प्लेसमेंट तो लगभग नहीं के बराबर था। प्रोस्पेक्टिव जब हम थर्ड ईयर में थे तब ऐसा लगता था। ओके, हालांकि कुछ कंपनीज भी आई, इंडियन आर्मी भी आई। ओके। तो अब हम उत्तराखंड से हैं, तो मैं ऐसा समझता हूँ, आज की पता नहीं क्या स्थिति है, मगर उस समय 10 में से 8 बॉयज़, 8 आर्मीज़ में लड़के जाते आर्मी थे। में जाने की इच्छा रखते थे। ओके, ओके। तो हम भी चाहते थे, हम भी उतरे, लेकिन हुँ, क्वालिफ़ाई नहीं हो पाए, तो उस तरफ नहीं जा पाए। ओके, और जब कॉलेज से निकले तब तक हमारे हाथ में कोई जॉब नहीं थी। ओके। तो हम सब लड़कों ने आपस में बातचीत की कि क्या किया जाए। हुँ, तो कुछ लोगों ने कहा कि हम लोग अपने घर चले जाएँगे वापस, क्योंकि वो हुँ, कुछ एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते थे। और कुछ हुँ, लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि वो बैंगलोर चले जाएँगे, हुँ, क्योंकि जॉब्स वहाँ थी। कुछ लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि वो दिल्ली की तरफ आ जाएँगे। तो हम हुँ, दिल्ली जाने वाले एक दल के साथ आ गए। ओके, और तब हम नोएडा के पास एक जगह है इंदिरापुरम, वहाँ रहने लगे। ओके। और वहीं रह के हमने हुँ, स्ट्रगल वगैरह किया, 3 साढ़े 3-4 महीने लगे। हुँ, और ऑफ कैंपसेस वगैरह दिए। हुँ, तो तब 2005 में जुलाई अगस्त के आसपास हुँ, हुँ, इन्फोसिस का हमने रिटन टेस्ट दिया, इंटरव्यू दिया। ओके, उससे हमारी जॉब लगी, तो इट वाज एन ऑफ कैंपस थिंग। ओके। सो आप इन्फोसिस में 2005 में फिर आपको जॉब मिल गया। जी। सो आपका क्या जॉब प्रोफ़ाइल था और क्या एक्सपीरियंस रहा? आप उसके बारे में बताइए। तो इन्फोसिस में हम गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर। ओके। और मेरी जो जो मेजर टेन्योर था इन्फोसिस में, वो हुँ, मैसूर में बीता है। ओके। मतलब मेरी ट्रेनिंग भी मैसूर में ही हुई और हुँ, मेरी पोस्टिंग भी मैसूर में ही थी। हुँ, हुँ, उस समय इन्फोसिस इतनी बड़ी नहीं थी जितनी आज है। ओके। बट लगभग कहना चाहिए कि जब हमने ज्वाइन किया लगभग 50-55 हज़ार के करीब करीब लोग थे। हुँ, और हुँ, हमारे जाते जाते लगभग 1 लाख लोग हो गए थे। ओके। तो हमारी ट्रेनिंग भी वहीं हुई, पोस्टिंग भी वहीं वहीं हुई। और मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस टाइप का काम करता था। तो हुँ, प्राइमरली डेवलपमेंट वर्क था मेरे पास। थोड़ी ओके। बहुत टेस्टिंग भी करते थे। तो कई सारे क्लाइंट्स थे, कई डोमेन्स के क्लाइंट थे। हुँ, तो सॉफ्टवेयर्स के बारे में एनालिसिस करना, डिज़ाइन करना, हुँ, डेवलपमेंट करना, मतलब हम लोग मॉड्यूल्स में काम किया करते थे। हुँ, हुँ, किसी को एक मॉड्यूल मिलेगा, बड़ा है तो हुँ, एक पार्ट मिलेगा, इस तरीके से हमारा काम होता था। ओके। तो करीब करीब 2.5 साल हम इन्फोसिस में थे। हुँ, उसके बाद सेपिएंट करके एक कंपनी हुआ करती थी पहले, हुँ, हम वहाँ गुड़गांव में आ गए। हुँ, हुँ, मैसूर से ओके। गुड़गांव आ गए। वहाँ भी काम लगभग सिमिलर ही था, यही हुँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, टेस्टिंग, वैलिडेशन, यही सब हुँ, था। हुँ, तो ये चीज़ हमने 3 साल की है ओके। अपने बीटेक कंप्लीट होने के बाद, 2005 से 2008 फिर तक। उसके बाद 2008 में आपको क्यों लगा कि आपको अब स्विच करना चाहिए और आपने फिर एमबीए की ओर देखा? तो उसके बारे में बताइए। अब इसके पीछे वैसे बहुत सारे कारण हैं कुमार। ओके। एक तो जैसे मैं पहले बता रहा था कि मेरी फैमिली ऑफ टीचर्स है। हाँ। तो एक टीचिंग को लेकर, पढ़ने लिखने को लेकर हुँ, हुँ, और सिखाने को लेकर एक मन में अच्छी भावना आती थी। हुँ, मैं दोबारा कहूँगा, आई वाज नॉट एवर्स टू इट। हुँ, और ऐसा लगता था कि अच्छी चीज़ है। हुँ, फिर क्या हुआ कि 2004 में, अगर मुझे ठीक से याद है, हुँ, जो हमारा ग्रेजुएशन वाला कॉलेज था, हुँ, उसका मैनेजमेंट, मैं समझता हूँ, आज मैं रेट्रोस्पेक्टिवली देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि वो लोग काफ़ी फोर साइटेड थे, हुँ, दूरदर्शी थे। तो उन्होंने हमें, हम देहरादून में थे, तो उन्होंने हमें कुछ दिन की एक्सपीरियंशियल और सॉफ्ट स्किल टाइप की ट्रेनिंग के लिए हुँ, हुँ, हमारे लिए इंतज़ाम किया। तो हमारे इंस्टीट्यूट में कुछ ट्रेनर्स आए, हुँ, जिनको आप कॉर्पोरेट ट्रेनर्स, बिहेवियर ट्रेनर्स कह सकते हैं। हुँ, तो हमने उनके साथ 4-5 दिन बिताए। ओके। और हम इस ट्रेनिंग के लिए हम लोग मसूरी भी गए एक उसके पोर्शन में। हुँ, हुँ, तो इस पूरी ट्रेनिंग में हम लोग को काफ़ी कुछ समझ में आया। हुँ, अदर देन कि जो उसका ऑब्जेक्टिव था उस ट्रेनिंग का, वो तो हुआ ही हुआ। हुँ, साथ में ये भी हुआ कि मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, कॉर्पोरेट में इस टाइप की ट्रेनिंग्स भी होती हैं। ओके। और मैंने उसमें बहुत एन्जॉय किया, हुँ, हुँ, सीखा भी और बहुत एन्जॉय भी किया। हुँ, हुँ, मतलब इट वाज़ लाइक एड्यूटेनमेंट, ओके। कि आप सीख भी रहे हैं और अब और एन्जॉय भी कर एन्जॉय रहे भी हैं। कर रहे हैं।
तो तब तक मुझे नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में। और ये तब मैं जैसा कह रहा था, तब इंटरनेट वगैरह तो कुछ था नहीं, तब हम लोग सीडीज़ वगैरह से फिल्म वगैरह देखा करते थे, तो ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, तो काफ़ी मैं इम्प्रेस हुआ था। फिर जब मैंने इन्फोसिस ज्वाइन किया तो जो हमारी इनिशियल ट्रेनिंग थी उसमें कुछ हिस्सा सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग्स का भी था। बिजनेस कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, इस टाइप की कुछ चीज़ें हुआ करती थी। तो सब जब वहाँ बात हुई तो फिर लगा अरे ये तो वही चीज़ है या सिमिलर चीज़ है, उसी तरीके से बताया जा रहा है। तो लगा कि यहाँ भी टेक्निकल एम्प्लॉयमेंट की दुनिया में भी हमको ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये एक लेटेंट थॉट था कि अगर कभी आगे चल के मौका मिला तो ये बहुत अच्छा प्रोफेशन हो सकता है। ओके। ये एक फाउंडेशनल ब्लॉक था पीछे। ओके। उसके बाद 2007 में एक कुछ पर्सनल ट्रेजेडी हुई हमारी, और साथ में क्या हो रहा था कि वो जो 3 साल हमने बीटेक के बाद हमने गुजारे हैं, उस समय हमें पास काम बहुत था। बहुत मतलब सुबह 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस पहुंच गए और अक्सर मैं 2:30 से 3 बजे सुबह तक बैठा रहता था। तो आई वॉज स्लीपिंग वेरी लेस, आई वॉज वर्किंग टू मच। और तो धीरे धीरे जॉब बर्नआउट हुआ। जॉब बर्नआउट हुआ, पीछे का वो लेटेंट था। और साथ में मुझे ये लगने लगा कि मैं इसको कितना करूँगा। पैसा था, विदेश जाने का मौका भी था, और मतलब सामने स्पष्ट दिखता था कि अगर 1-1.5 साल और लगाओ तो चले जाओगे लंबे समय तक। अगर आप वो 3 साल आगे कंटिन्यू अगर मैं करते तो? हाँ, पक्का था, वो पक्का था, सर्टेन था। उन दिनों H1B वीज़ा का भी इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं था। आज के मुकाबले पहले थोड़ा सा ज़्यादा आसान हुआ करता था। हालांकि ये इच्छा नहीं थी कि बाहर जाके सेटल होंगे, मगर एक दुनिया देखने की, थोड़ा पैसा कमाने की इच्छा थी। सीनियर्स भी जाया करते थे, उनसे कहानियाँ सुनते थे, वो मन था। लेकिन फिर वो धीरे धीरे जब ये सारी की सारी चीज़ें जुड़ने लगी और बढ़ने लगी, एक्यूमुलेट होके, और साथ में ये भी कि जो काम हम करना चाहते थे, ऐसा कभी नहीं होता कि जो आप काम करना चाहते हैं एग्जैक्टली वही काम आपको आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी देती है। ऑर्गेनाइजेशन को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो उस हिसाब से आपको असाइनमेंट देगी। तो हमारे साथ भी वैसा ही था। तो धीरे धीरे ऐसे करके लाइफ बढ़ी, तो ऐसा लगने लगा कि हमें ऐसे किसी प्रोफेशन में जाना चाहिए जिसमें कि हम इंजॉय कर सकें और जिसमें हम अच्छे से मन से कंट्रीब्यूट भी कर सकें। और कभी काम करने से प्रॉब्लम नहीं थी कि मतलब सुबह 9 से आके 2 बजे जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इससे है कि उस काम को में से जॉय भी आना चाहिए। एक ऐसा आना चाहिए कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, हम अपनी सैलरी को जस्टिफाई कर रहे हैं और एक कंस्ट्रक्टिव आउटलुक है लाइफ को लेकर, फॉरवर्ड लुकिंग थॉट है। तो वो चीज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर लौटे और हम यही बात कर रहे हैं कि अरे मेरी लाइफ बहुत ख़राब है क्योंकि मेरा काम ख़राब है, या हम कब तक ये करते रहेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा ऐड करना चाहूँगा। हाँ। मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड हैं जो पीएसयू के जॉब को भी जिनका 70,000 पर मंथ सैलरी आ रहा है। ऐसा एक सिक्योर जॉब है, फ्यूचर एकदम सेटल है, उसको छोड़ कर के भी आईआईएससी में पीएचडी किए हैं। तो ये इंडिविजुअल के ऊपर है कि आप कैसे जॉब को ले रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, आप एन्जॉय कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, नहीं आप ठीक कह रहे हो कुमार, बल्कि मैं कहूँगा एग्जैक्टली तो नहीं बताऊँगा क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक पुरुष है उसकी सैलरी नहीं पूछनी चाहिए। लेकिन जब मैं 22-23 साल का था तभी मैं मेरा जो इंजीनियरिंग का बैच था, मेरी क्लास था, उसमें मैं सबसे ज़्यादा सीटीसी कमाने वाले लड़कों में से एक था। ये मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। और मैं हमेशा उस समय भी सोचता था कि मैं इतना कमा तो रहा हूँ, मैं अकेला हूँ। उस समय तक शादी नहीं हुई थी, मम्मी पापा भी जॉब में ही थे, रिटायर नहीं हुए थे, तो ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। और कई लोग होते हैं जिनको ऐसे शौक होते हैं कि जिसमें काफ़ी पैसा खर्च होता है, घूमने का, कैमरा, या फिर आप समझ गए मैं क्या कहना चाहूँगा, जो नहीं कह रहा हूँ मैं। तो मेरे ऐसे कोई खर्चे नहीं थे। मेरा अधिकतर खर्चा सिर्फ थोड़ा बहुत ऑफिस को कम्यूट करने में, थोड़ा बहुत कपड़े, या मैं कुछ पढ़ना चाहूँगा, या कभी फिल्म देखने चले गए, इसके अलावा कोई मेरा खर्चा नहीं। सिंपल लाइफ, हाई थिंकिंग वाला काम। अब हाई थिंकिंग तो बताने को लेकिन लाइफ रिलेटिवली सिंपल हुआ करती थी। और वो सर्किल मौजूद था ही, जो कॉलेज का सर्किल था, तो हम सब एक ही तरह से जी रहे थे। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि मैं हर महीने बहुत सारा पैसा सेव कर रहा हूँ, और ऐसा कोई हाथ तंग भी नहीं था। मैं जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ जाके खा सकता था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी किसी दिन इच्छा हुई दोस्तों के साथ मुझे जाना है, तो मैं बहुत अच्छे 5 स्टार होटल में जाके खुद भी खा सकता था, दोस्तों को भी स्पॉन्सर कर सकता था। वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मैं हमेशा यही सोचता था कि इतना सारा पैसा कमा के अगर मैं उससे जॉय डेराइव नहीं कर सकता, जॉय से मेरा मतलब ये नहीं कि मैं हर समय एकदम मस्ती में रहूँ, मतलब ये कि एक सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन वो नहीं आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, कुछ समथिंग इज मिसिंग। तो मैं हमेशा सोचता रहता था। फिर आप कहेंगे इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ आके जुड़ रही हैं, मगर मेरा इसी तरीके से इवॉल्व हुआ है।
तो अब मैं ऐसी जगह, मेरी सारी स्कूलिंग और आप देखेंगे मेरी जो ग्रेजुएशन था वो भी ऐसी जगह, ऐसी सराउंडिंग्स में जो हुआ है, जो कि काफ़ी खुली सराउंडिंग्स हैं, नेचुरलिस्टिक टाइप की। क्योंकि पिताजी केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाते थे, तो हमारी पोस्टिंग्स हमेशा या तो एयरफोर्स स्टेशन के अंदर हुआ करती थी या फिर आर्मी कैंटोनमेंट के अंदर होती थी। वहाँ खुला नीट एंड क्लीन ग्रीनरी है, सब कुछ है। और जब हम कॉलेज में पढ़ते थे उस समय हमारे कॉलेज के ठीक पीछे राजा जी नेशनल पार्क था। अच्छा। काफ़ी ग्रीनरी थी, देहरादून आपको पता ही है, सुंदर है। वहाँ और आसपास हम लोग बहुत मस्ती करते थे, मतलब स्विमिंग करने जाया करते थे, घूमते फिरते थे। लेकिन जब जॉब में आए तो ऐसा लगने लगा कि यार मैं हूँ, मेरा क्यूबिकल है, मेरा सिस्टम है, मैं सुबह आता हूँ और मैं सनसेट नहीं देख पाता हूँ। सैटरडे संडे को कपड़े धोना, दोस्तों के साथ कैचअप करना, शाम को पिज़्ज़ा खाने चले जाना, इसी में ज़िंदगी रूटीन में बीत रही थी। ओके। तो और एक बार तो ऐसा हुआ कि ऐसा लगने लगा कि हम त्योहारों के समय पे घर नहीं जा पा रहे हैं। काम है, काम ज़रूरी है, हमारा कमिटमेंट है, उसे करना ज़रूरी है। वर्क इज़ वर्शिप, ये मैं दिल से मानता हूँ। तो सबको करना ज़रूरी है और त्योहार हर साल आते हैं। इस साल नहीं जा पाए, अगले साल जा सकते हैं, ये सब सोचते थे हम। लेकिन धीरे धीरे ओवर 3 साल लगने लगा कि यार ये सब भी ठीक है, ये सब भी ठीक है, मगर हमें ऐसी तरफ मूव करना है जिस प्रोफेशन में हम इन सब चीज़ों को, अगर संभव है, थोड़े सैलरी कट के बावजूद भी, तो हम उसकी तरफ कोशिश करें। तो इस तरीके से धीरे धीरे हमारा मन बनना शुरू हुआ कि हम क्या कर सकते हैं। तो और पीछे जो हम इन्फोसिस के समय हमने जो सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस की, उससे पहले कॉलेज में एक्सपीरियंस की, तब हमने स्कोप करना, स्क्रीनिंग करना शुरू किया, कौन से प्रोफेशंस हैं जहाँ हम जा सकते हैं। तो टीचिंग का प्रोफेशन अच्छा लगा। फिर पापा ने भी हमसे कभी कभी बात की कि तुम्हें टीचिंग का कैसा लगता है। पहले हम चश्मा पहनते थे, तो पापा का ये भी था कि अब कंप्यूटर पे लॉन्ग आवर्स लगाते हो, तो ऐसा कोई प्रोफेशन देखो, अगर संभव है ऐसा कोई रोल देखो जिसमें कि आंखों में स्ट्रेस कम हो। और पीठ पे, क्योंकि बैकएक वगैरह की प्रॉब्लम्स, तो सारी चीज़ें कंबाइन हो रही थी धीरे धीरे। तो MBA एक अच्छे ऑप्शन के तौर पे निकल के आया। और उसमें भी ये था कि स्ट्रीम कैसे चूज़ करें। आज की डेट में तो MBA में बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। तो उस समय जैसे मार्केटिंग तो था ही, इंटरनेशनल बिजनेस हुआ करता था, ऑपरेशंस हुआ करता था, HR हुआ करता था, और IT या फिर सिस्टम्स में MBA हुआ करता था। अब तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, शिपिंग से लॉजिस्टिक्स में भी आ गया है, कम्युनिकेशंस में भी है, बहुत सारी चीज़ों में आ गया, पहले नहीं था। तो उस समय जब हमने स्कोप किया तो हमें रियलाइज़ हुआ कि वो जो सॉफ्ट स्किल वाली ट्रेनिंग थी, उसको करने वाले जो आए थे वो HR वाले डायरेक्शन से आए थे। फिर हमने कोर्स करिकुलम खोल के देखा, तो हमें पता लगा कि HR वाले एरिया में बहुत सारी चीज़ें थी। लॉ था, साइकोलॉजी थी, थोड़ा सोशियोलॉजी था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी था थोड़ा बहुत, मैनेजमेंट तो था ही उसमें, कॉमर्स भी था। तो अच्छा लगा कि इट वाज अ कमिंग टुगेदर ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ऐसा लगा कि कुछ नया सीखने को मिलेगा और नए हॉराइजन्स खुलेंगे। तो इस तरीके से MBA की तरफ मन बना और इस तरीके से स्ट्रीम चूज़ हुई। और फिर साथ में ये भी कंसिडरेशन था कि यार जैसे मैं बता रहा था 2007 में एक फैमिली ट्रेजिडी हुई, तो मैं चाहता था मैं घर के पास रहूं। तो मैं थोड़ा सा लिमिटेड था नॉर्थ इंडिया के आसपास जोन में, तो इस तरीके से हमने अपना कॉलेज को चूज़ किया है। सो आपका MBA कौन से कॉलेज से हुआ? ये नोएडा में MIT यूनिवर्सिटी है, उसमें MIT बिजनेस स्कूल है, उसमें हम थे। सो 2008 में आपने अमिटी यूनिवर्सिटी में MBA में एडमिशन लिया। सो आपका MBA में एक्सपीरियंस कैसा रहा, उसके बारे में बताइए। 2008 में जुलाई अगस्त में हमारा कोर्स शुरू हो गया था। 2 साल का कोर्स था और जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली। जैसे मैं लॉ के बारे में इंटरेस्टेड तो रहता था लेकिन कभी पता नहीं था। तो MBA में मर्केंटाइल लॉ, लेबर लॉ वगैरह पढ़ने को मिले, साइकोलॉजी के बारे में काफ़ी पढ़ने को मिला, और जो जनरल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स थे वो भी आए, तो काफ़ी अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग था। और उतना जितना इंजीनियरिंग की पढ़ाई थी और जितना काम था उतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं था। तो गाड़ी आराम से चल रही थी, बहुत अच्छे दोस्त भी बने, तो अच्छा लगा और काफ़ी अच्छा हमारी जर्नी रही। और फिर 2000 अगर आप याद करेंगे तो 2008 के अंत तक 2009 में IT इंडस्ट्री में बड़ा रिसेशन आया। तो हम वहाँ अंदर आ चुके थे और हमारा डिसीजन पहले हो चुका था, लेकिन हमने वहाँ MBA में पहुँचने के बाद वहाँ रहते हुए हमको ये रियलाइज़ हुआ कि अच्छा हुआ हम इस समय MBA करने आ गए, क्योंकि हम उससे शील्ड हो गए, हम बच गए। क्योंकि ऐसा हो सकता था कि हमारी जॉब छूट जाती, ये सारी चीज़ें संभव है, क्योंकि हमारे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ जो उन कंपनीज़ में थे, उनमें से कई की जॉब्स चली गई उस दौरान। तो हम एक तरह से शील्ड हो गए, तो वाली खुशी भी थी कि हम बच गए, और ये भी था कि हमें अच्छा सीखने को मिल रहा था, नए दोस्त है, नया माहौल था।
तो ये सब हुआ। और फिर 2010 में जब हम MBA ख़त्म किया, हम MBA से ग्रेजुएट हुए, तो हमारा कैंपस प्लेसमेंट HCL में हो गया था। ओके, ग्रेट। तो ये ऑन कैंपस प्लेसमेंट था। पहले हमारी हालांकि इच्छा थी कि हम किसी कोर कंपनी में, मतलब जैसे किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वगैरह में जाएं, लेकिन उस समय इंडस्ट्री की हालत अच्छी नहीं थी, तो जो मिला और जिसमें अच्छा ऑफ़र मिल गया उसमें हम चले गए। ओके। तो इस तरीके से फिर हमने HCL ज्वाइन किया और 2010 में मई जून के महीने से हमारी शुरुआत हुई है। और वहाँ जाकर हमने मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पर शुरुआत की है। ओके। और धीरे धीरे करते करते जब तक HCL छोड़ा हमने, तब तक हम एसोसिएट मैनेजर बन चुके थे। यहाँ मैं कहूँगा कि यहाँ पर हमारा अधिकतर काम जो था HCL में, वो ट्रेनिंग डेवलपमेंट इसी से जुड़ा हुआ था। तो क्लासरूम ट्रेनिंग्स को बनाना, उन्हें क्लासरूम्स में डिलीवर करना, उसके बाद जो उनका फीडबैक आता है उसके आधार पर अपना और टीम के इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट के लिए करना। और जो, क्योंकि सारी ट्रेनिंग्स इंटरनल थी, हम HCL के एम्प्लॉयज़ के लिए ही कर रहे थे, तो अपने ही जो कलीग्स हुआ करते थे उन्हीं के लिए किया करते थे, तो उनसे इंटरेक्शन, इस तरीके की हमारी वर्क प्रोफाइल हुआ करती थी। और ये अगर आप याद करेंगे तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने अपने पहले जो हमने इन्फोसिस की पहले शुरुआती ट्रेनिंग थी या कॉलेज के समय जो किया था, लगभग वैसा ही था। और तो ये एक सॉर्ट ऑफ ड्रीम कम ट्रू टाइप का था। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें इंटरनली HCL में जाने के बाद थोड़ा सा स्ट्रगल भी करना पड़ा। वो बहुत दुखदाई नहीं था, लेकिन हम वहाँ किसी तरह से पहुँच गए, एकदम शुरुआत में ही पहुँच गए घुसते HCL में, तो बहुत अच्छा रहा। तो आप अपना जॉब एंजॉय कर रहे थे वहाँ पर? हाँ, मतलब ऐसा लगता था कि हमारा फ़न भी हो रहा है, एन्जॉयमेंट भी हो रहा है और उसके पैसे भी मिल रहे हैं। तो ये तो आपने HCL में वेल सेटल जॉब और आपको जो पसंद आ रहा था वो जॉब अब एंजॉय कर रहे थे। तो वो फिर जॉब फिर आपने 4 साल करने के बाद क्यों छोड़ा और उसके बाद फिर क्या हुआ ये बताइए, ISC में आने से पहले? कुमार, ऐसा हुआ कि जब हम HCL में थे तो काम तो हम एंजॉय करते थे, लेकिन काम के साथ मतलब मैं जो व्यूअर्स हैं उनके सामने ऑनेस्टली बात रखना चाहता हूँ। एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, ये HCL को स्पेसिफिक नहीं है, हर ऑर्गेनाइजेशन में काम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपकी टीम है, आपके बॉसेस हैं, और एक पूरा स्ट्रक्चर है, एक पूरा कल्चर है। तो ग्रेजुअली होने क्या लगा कि हम उससे थोड़ा सा डिसइंचेंट हो गए। कहने का मतलब ये है कि हम उससे थोड़ा सा मोहभंग जैसा होने लगा, काम से नहीं मगर माहौल से मोहभंग होने लगा। और इसके पीछे पैसा कारण नहीं था। पैसे का ऐसा था कि थोड़ा हाइजीन फैक्टर जैसा था कि पैसा आ रहा है, इतना आ रहा है कि हम आराम से अपनी लाइफ रह रहे हैं। बीच में शादी भी हो गई थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और हमारी वाइफ ने भी अपनी जॉब शुरू कर दी थी, तो हमें पैसे को लेके कोई इशू था ही नहीं कभी। तो एक उस जगह से लगाव थोड़ा ख़त्म हो गया। कई सारे कारण थे और मैं कुछ कारणों की जैसे हम उनको बता भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो फिर मुझे ये बताना पड़ेगा किन लोगों की वजह से या मेरी अपनी वजह से। तो आप ये समझिए कि ऐसे कुछ हालात बने कि हमने 2014 की शुरुआत में हम HCL छोड़ के चले गए। उसके बाद हमने TCS में काम किया। अब TCS में काम किया, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा हुआ कि TCS में हम उनकी फ्रेशर्स एकेडमी जो त्रिवेंद्रम में थी वहाँ जॉब करने लगे, और वहाँ भी हमारा काम वही था, ट्रेनर का। तो वहाँ हमें बिजनेस स्किल्स लीड कहा जाता था। तो जो वहाँ फ्रेशर्स आते थे उनकी ट्रेनिंग के 2-3 हिस्से हुआ करते थे। जैसे एक हिस्सा हमारा था जिसमें हम उन्हें प्रोफेशनल स्किल्स, टीम वर्क है और कस्टमर सेंट्रिसिटी है, इस टाइप की चीज़ों के बारे में बात करते थे। दूसरा हिस्सा उनका टेक्निकल वाला हुआ करता था, जिससे जैसे मेन फ्रेम सीख रहे हैं या फिर ओपन सिस्टम सीख रहे हैं या फिर कुछ जावा सीख रहे हैं, वो उनका अलग ट्रैक हुआ करता था। तो हम इस तरीके से हम अपना काम करते थे। तो उस समय जो TCS का जो फ्रेशर्स एकेडमी है, जो पूरा सिस्टम था उनका, वो एक थोड़ा ट्रांजिशन के फेज में था। वो लोग क्या कर रहे थे कि वो लोग कोशिश कर रहे थे कि धीरे धीरे एक फिजिकल मॉडल, मतलब क्लासरूम मॉडल से वो धीरे धीरे वर्चुअल की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहे थे। और हमें इसकी TCS में जाते समय जानकारी नहीं थी कि ऐसा हो रहा है। अब वो एक इंटरनल डिसीजन है जिसके बारे में वो हमें तो नहीं बताएंगे। जब हम अंदर एम्प्लॉय बन गए, इंटरनल हो गए, तब हमें पता चला। तो हमें लगा कि अब हमें क्लासरूम ट्रेनिंग अच्छी लगती थी, क्योंकि पीछे हमारा रूट ही वही था, इच्छा ही वही थी। तो हमने फिर उसके बाद ये डिसीजन लिया कि अब हम TCS में काम नहीं कर पाएंगे। तो और उसी दौरान हमें पता चला कि हम एक पिता भी बनने वाले हैं। तो हमारा ये कंसिडरेशन था कि हम अपनी वाइफ के साथ रहें, जिनकी पोस्टिंग कहीं और थी। तो हमने इस तरीके से कुछ डिसीजन लिया कि इस तरीके से हम मूव किए कि हम वाइफ के साथ और हम नॉर्थ इंडिया वापस आ गए त्रिवेंद्रम से। तो
वापस आए और वो समय 1 साल जो था हमारे लिए काफ़ी, पूरी फैमिली के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट समय रहा, क्योंकि एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट से आप जब निकल कर आते हैं और आपके पास जॉब नहीं होती है तो स्ट्रगल का समय होता है। तो हर किस्म से एक मेंटल स्ट्रगल भी होती है, एक मॉनेटरी स्ट्रगल भी होती है। हालांकि सेव्ड मनी था तो हमें उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, आराम से रहे, पैसे की कोई कमी नहीं थी, मम्मी पापा का सपोर्ट था, वाइफ जॉब में थी, कोई उतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी, लेकिन मन में चलता था कि अब क्या करेंगे। तो हमने क्या किया कि जॉब तो हम ढूंढ ही रहे थे, हमने क्या किया कि हमने साथ में इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के तौर पे काम करना शुरू किया। इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के मायने ये कि क्योंकि हम ट्रेनिंग का काम करते थे, तो कई ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं कि वो ट्रेनर्स को इनवाइट करती हैं बाहर से और किसी पर्टिकुलर ट्रेनिंग के लिए बुलाती हैं। जैसे टाइम मैनेजमेंट के लिए बुला लेंगी, टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दीजिए, क्रिटिकल थिंकिंग की दीजिए, बिजनेस कम्युनिकेशन की दीजिए, तो आप आइए, उस ट्रेनिंग को डिलीवर कीजिए और पैसे लीजिए और चले जाइए। तो ऐसे केस में ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी अच्छा है, उन्हें परमानेंटली किसी को हायर नहीं करना पड़ रहा है, ट्रेनर के लिए भी अच्छा है। महीने में 22 वर्किंग डेज होते हैं, माना कि सैटरडे संडे आप काम नहीं कर रहे हैं, उन 22 में से अगर आपने 10 दिन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए और हर दिन आपने माना कि आपने 8 से 10,000 रुपये कमाए तो अच्छा सम हो जाता है। हालांकि उसमें मेहनत बहुत लगती है, क्योंकि मार्केटिंग का भी एफर्ट है। और इस पूरे लैंडस्केप में, इस पूरे इकोसिस्टम में, जहाँ फ्रीलांसर्स कह सकते हैं आप इन्हें, या इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट कह सकते हैं, ये बहुत हैं, बहुत सारे काबिल लोग हैं और स्पेशलिस्ट लोग हैं। जैसे ऐसे कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की ही ट्रेनिंग देते हैं, कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक्सपीरियंशियल ट्रेनिंग देते हैं। तो आपको अपनी एक पहचान बनानी है कि आप एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो वो पहचान बनाना, अपना प्रपोजल कहीं भेजना, ये सारे के सारे एफर्ट करने पड़ते हैं। तो ये जो जद्दोजहद थी शुरुआत की, जब हम TCS से निकले और इंडिपेंडेंट हुए, तो ये 2-3 महीना बड़ी लगी और हमने कई लोगों के साथ हम जुड़ गए, जिनकी मदद से हमने काम सीखा, किस तरीके से ट्रेनिंग वाले प्रोफेशन में जब आप इंडिपेंडेंट होते हो तो किस तरीके से अपनी मार्केटिंग होती है, किस तरीके से आप कोलैबोरेट करते हैं, किस तरीके से काम मिलता है इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के तौर पे। तो 2-3 महीने लगे। उसके बाद हमको हमारा पहला असाइनमेंट, मतलब जो एक सिंगल डे असाइनमेंट्स, वो तो कई मिले हमको, लेकिन एक रेगुलर टाइप का असाइनमेंट जिसमें अच्छी इनकम भी हुई और अच्छा एक्सपोजर मिला, वो हमें सितंबर एंड अक्टूबर में आया। उसके लिए हम गए मलेशिया। तो वो अभी तक हमने इस बात की कोई जिक्र नहीं किया, मगर हमारा पहला जो असाइनमेंट था इंटरनेशनल, जो कि अदरवाइज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे होना था, वो एक इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग कंसल्टेंट के तौर पे जाकर हुआ है। तो हम मलेशिया गए, 3-3.25 महीना हम वहाँ रहे हैं और उस समय हमने काफ़ी कुछ नई चीज़ें सीखी और हमें ये भी समझ में आया कि जो इंडस्ट्री है वो पैसा इसलिए देती है क्योंकि उसको कुछ काम करवाना है जो कि उनके लिए वैल्यू करता है, जिसके लिए उनके लिए वैल्यू है। और हम ऐसा चाहते हैं, नॉर्मली हम ऐसा चाहते हैं कंसल्टेंट के तौर पे, हम वो काम करें जिससे हमें जॉय, हमें ग्रेटिफिकेशन मिलता है। तो इसमें मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कभी हमेशा 100% फिटमेंट होगा, हल्का फुल्का डिस्कनेक्ट रहेगा। तो ये अपने मन को समझाना पड़ता है कि आप जो करना चाहते हैं और जो ऑर्गेनाइजेशन आपसे करवाना चाहती है वो हमेशा थोड़ा सा मिसमैच टाइप का होगा। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, ठीक है 70% काम हम कस्टमर के लिए करते हैं ताकि हम पैसा कमा सकें, और 30% काम हम अपने लिए खुद के लिए करते हैं ताकि हम जॉय डेराइव कर सकें। तो इस तरीके की जो एक मेंटल, एक साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन था, वो भी साथ में हो रहा था। तो वो वहाँ से हम लौट कर आए, तो बीच में हम एक पिता बन गए, तो हमने थोड़ा सा छोटा सा एक 1.25 महीने का ब्रेक लिया। उसके बाद अब क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस भी था, तो naukri.com पे हमारा CV भी था, तो अब हमें अपने आप ही कॉल आने लगी। और ये परमानेंट पोजीशंस, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की नहीं थी, ये वही जैसा हम इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट का काम कर रहे थे उस टाइप की आने लगी। उसके बाद हमने 1-2 असाइनमेंट्स और किए और छोटे मोटे जो साइड में फ्रीलांसिंग वाले, सिंगल डे, वीकेंड वाले, वो सब चल ही रहे थे। ऐसा करते करते 2015 आ गया था। 2014 से 2015 ये जर्नी रही हमारी। और 2015 में फिर हमें एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट का ऑफ़र आया, जो कि अच्छा ऑफ़र था। उस कंपनी में कहा गया कि हमें एक ट्रेनिंग मैनेजर की ज़रूरत है और हमारे पास कुछ नहीं है। इस समय जो है वो थोड़ा बहुत देख लेती हैं, लेकिन हमें पूरा ट्रेनिंग जो फंक्शन है पूरा सेटअप करना है। कंपनी बहुत बड़ी नहीं थी, 1500-1600 लोग थे इंडिया में, और उनके लिए ट्रेनिंग फंक्शन सेटअप करना था। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। नॉर्मली किसी एक प्रोफेशनल को पूरा फंक्शन सेटअप करने, ये अपॉर्चुनिटी बहुत लेट इन द करियर मिलती है।
तो पता नहीं, मैं इनका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने हम पे इतना भरोसा दिखाया और हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। 2015 में हमने उन्हें रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के तौर पे ज्वाइन कर लिया और फिर 1 साल हमने उसी में बिताया ट्रेनिंग फंक्शन को पूरा बनाने में। मतलब कहने का मतलब ये है कि ट्रेनिंग फीडबैक फॉर्म बनाने से लेकर एक्सटर्नल ट्रेनिंग कंसल्टेंट्स को बुलाने तक, क्लासरूम ट्रेनिंग डिलीवर करने से लेके लीडरशिप तक बात करने तक हमने सब कुछ किया। और साथ में हम फॉर्चुनेटली हमारे साथ एक हमारे टीम मेंबर भी दिए गए जो कि अपना करियर उस समय लगभग शुरू कर ही रहे थे। तो हमें एक मैनेजर बनने का भी मौका मिला, एक किसी को अपनी मेंटरशिप में ग्रूम करने का मौका मिला। तो ये जो हमारा आखिरी साल था पीएचडी से पहले, आखिरी 2 साल मैं कहूँगा, वो उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो इस तरीके की हमारी प्री पीएचडी जर्नी रही है। सो 2014 से 15 में आप प्रॉपर आपका जॉब लग गया था और आप सेटल हो गए थे। उसके बाद फिर कैसे पीएचडी में आने का मन हुआ आपका? 2014 से 15 तक हम इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट थे। 15 से 16 हम दोबारा से जॉब में आ गए थे। ओके। तो लेकिन जो आपका सवाल था कि हम पीएचडी का मन कैसे बना, उसमें कैसे आए, दरअसल जब एमबीए कर रहे थे तो हमें एचआर सब्जेक्ट इतना अच्छा लगा, तो ऐसा लगा कि इसमें एक हायर एजुकेशन की जा सकती है। और साथ में पीछे फैमिली बैकग्राउंड तो था ही, वो इंक्लिनेशन था टीचिंग की तरफ, और साथ में जो ये थॉट था कि हम ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में ही थे, क्लासरूम ट्रेनिंग्स कॉर्पोरेट सेटअप में डिलीवर कर ही रहे थे, तो एक समझ भी डेवलप हो रही थी, कंसेप्चुअलाइजेशन हो रहा था। तो ऐसा लगा जब हम ये चीज़ यहाँ कर रहे हैं तो हम इसे एक प्रॉपर एकेडमिक सेटअप में क्यों नहीं कर सकते। और साथ में ये भी था कि अगर हम एकेडमिक सेटअप में जा सके और बाई चांस अगर किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में घुस सके एक प्रोफेसर के तौर पर, तो हम वहाँ एक कैंपस में रहेंगे, हाउसिंग होगी, तो हमें एक अच्छी जगह रहने का मौका मिलेगा, हम अपने जॉब के साथ भी जस्टिस कर पाएंगे और अच्छे माहौल में रह पाएंगे और सब कुछ बढ़िया होगा। ऐसा थॉट लेटेंट था, पीछे से वो चल रहा था थ्रेड। तो 2011-12 में जब हम HCL में थे तो हमारी एक किसी सीनियर से मुलाकात हुई जो काफ़ी सीनियर व्यक्ति थे, 55 साल प्लस थे, वो इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट के तौर पे काम किया करते थे। तो वो अक्सर IIMs के जो स्टूडेंट इंटरव्यूज़ होते हैं कैट के बाद, उसके इंटरव्यूज़ में बोर्ड में वो बैठा करते थे। अच्छा। एज एन एक्सटर्नल पर्सन वो बैठा करते थे। तो मेरी उनसे अक्सर बातचीत हुआ करती थी और वो उनका बैकग्राउंड था एंथ्रोपोलॉजी का। तो वो चीज़ों को ऐसे समझाया करते थे कि वो बहुत सरल लगती थी, बहुत अच्छी लगती थी और एकदम कनेक्ट होती थी। ओके। तो जब उनसे बातचीत हुई तो मेरा धीरे धीरे पुष्ट होता चला गया कि देर सवेर कभी ना कभी एक अटेम्प्ट करना है। तो जब वो 2014 से 15 का समय आया, जब लाइफ काफ़ी सेटल नहीं थी, अनसेटल्ड वाले फेज से गुजर रही थी हमारी लाइफ, उस समय मन में ये थॉट आया है कि पीछे 2008 से 2010 का रिसेशन भी हमारे दोस्तों ने झेला। इस इंडस्ट्री में तो ये प्रॉब्लम है। साथ में ये है कि आपको वो सब ठीक है, मतलब आप अपने जॉब से सेटिस्फैक्शन ड्राइव कर रहे हो, जॉय ड्राइव कर रहे हो, सब ठीक है, लेकिन एंड ऑफ द मंथ you have to bring bread on the table. Money बहुत important है. It is not the most important thing, but it is very important. आपकी responsibilities है अपनी फैमिली की तरफ, खुद की तरफ भी हैं, देश की तरफ भी हैं। पैसा नहीं है तो आप अधिकतर समय तक उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आपको चाहिए वो, तो ऐसा कुछ करना होगा जिससे एक रेगुलर इनकम आए, जिसको लेके आप इतने चिंतित ना रहें, आप आराम से अपना काम अच्छे से मन लगा के करें और एक रेगुलर इनकम आए। तो ये सब थॉट मन में चलते रहते थे, ऊहा-पोह चलती रहती थी कि इसको कैसे किया जाए। तो धीरे धीरे मन बनने लगा कि हाँ, अगर टीचिंग में जाएंगे तो एक जगह स्टेबलाइज हो जाएंगे और फिर जो पे कमीशंस आते हैं, 6th है, 7th है, उस समय 6 पे कमीशन के आसपास की बात चल रही थी, तो तब मन में बनने लगा कि वहाँ चले जाएंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे हम कॉर्पोरेट जॉब में रहते तो सोचते हैं यार अप्रेजल होगा, कितना % होगा, कितना हमको मिलेगा, कितना टीममेट को मिलेगा, बॉस हमें क्या देगा, ये सारे थॉट चलते रहते थे। लेकिन उसमें लगता था कि अगर हम किसी रेगुलर सेटअप में आ गए तो ये सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। परफॉर्मेंस का ध्यान तो रखना पड़ेगा, लेकिन बाकी चीज़ों को उतना सोचना नहीं पड़ेगा, ऐसा सोचते थे हम। तो 2011-12 के आसपास हमने अपना पहली बार अपना पीएचडी का एक प्रपोजल लिखा, जो कि हमें बिल्कुल नहीं आता था लिखना। तो हमने जैसा भी अनशंट बना हमने लिख के दे दिया और एज यू कैन एक्सपेक्ट वो सेलेक्ट नहीं हुआ। फिर 2014 के आसपास जब ये सब गड़बड़ होने लगी लाइफ, तो हमने इसके बारे में सीरियसली सोचना शुरू किया
तो तब हम क्योंकि नोएडा में रह रहे थे तो हमने आसपास के इंस्टीट्यूशंस में जाके लोगों से बात करनी शुरू की, जो लोग वहाँ पढ़ा रहे थे उनसे बात करनी शुरू की, तो एक इंडस्ट्री का पता चला कि ये अगर एकेडमिया को हम इंडस्ट्री कह सकते हैं तो वो कैसे काम करती है। ना मेरा फील्ड अनसर्टन है, माथे पे जिम्मेदारियों का भी तो बर्डन है, मैं पूरी मेहनत कर भी शायद हार जाऊंगा, पर कोशिश भी ना की तो जीते जी मर जाऊं।